हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भारतीय संविधान को अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या तो फिर जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान वर्ड यूज हुआ है संविधान। इस संविधान का मतलब क्या होता है? तो संविधान का मतलब होता है सबके लिए विधान। ठीक, विधान का मतलब क्या होता है? तो विधान का मतलब होता है नियम या कानून। नियम या कानून को जो है कहा जाता है विधान। तो संविधान का मतलब होता है सबके लिए विधान या सबके लिए नियम कानून। ठीक है। अब सामने में है आपका भारतीय। तो भारतीय मतलब क्या? भारत के नागरिक। ठीक है, भारत के नागरिक को कहते हैं भारतीय। तो भारतीय संविधान का मतलब हुआ भारत के नागरिकों के लिए विधान या नियम या कानून। ठीक है। तो ये जो भारतीय संविधान है ये जो है एक पुस्तक है जो कि इस तरह से आपको बाहर भी जो है दिखाई देगा। इस तरह से इसे कहा जाता है भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जो भारत का संविधान है यह संविधान जो है सबके लिए समान है। चाहे भारत का वह कोई भी नागरिक हो, चाहे वह कोई कलेक्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर छोटा से छोटा आदमी, कोई मजदूर, किसान या आम आदमी, सबके लिए जो है हमारा संविधान जो है सबके लिए समान है। सबको समान अधिकार दिया गया है। और ये सारे नियम कानून जो है एक किताब में लिखा गया है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। जैसे कि आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, आप जो है कोई विषय पढ़ते हो, जैसे कि आप जो है गणित पढ़ते हो, तो गणित में क्या होती हैं? अलग अलग अध्याय होती है। ठीक है, क्या होती हैं? अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग अध्याय होती है। वैसे ही हमारे संविधान में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे राज्य हो गए, तो हमारे राज्य कैसे होंगे, है ना? इस ये क्या है? ये जो है आपका एक अलग ही टॉपिक है। हमारी नागरिकता कैसे होगी, ये जो है एक अलग टॉपिक है। हमारे मौलिक अधिकार क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है? अलग अलग टॉपिक है। तो जैसे कि किसी विषय में अलग अलग अध्याय होती है, वैसे ही हमारे संविधान में भी अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग अध्याय हैं, जिसे संविधान में कहा जाता है भाग। कितने हमारे संविधान में भागों की संख्या है? 22। भाग को इंग्लिश में कहा जाता है लेसन। और इन भागों में जो है नियम और कानून जो है बने हुए हैं। अलग अलग भाग के लिए अलग अलग आपके नियम कानून हैं। और इस नियम कानून को जो है कहा जाता है अनुच्छेद या फिर आर्टिकल। ठीक है। तो हमारे संविधान में भागों की संख्या है 22, यानी कि कुल 22 टॉपिक पर जो है अलग अलग नियम कानून हैं। इस 22 अध्याय को हम कहेंगे भाग। ठीक है। और इस भाग के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने हैं उसे हम कहेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद की संख्या जो है 395 है। तो हमारे संविधान में इस 22 भाग के अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद को कहा जाता है आर्टिकल। यदि आप संविधान का पालन नहीं करते, या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था संविधान का पालन नहीं करती, तो पुलिस आईपीसी के तहत आपको गिरफ्तार करती है और आप पर जो है धारा लगाती है। अब यहाँ पास वर्ड आया आईपीसी। आईपीसी क्या होती है समझिए। अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग आईपीसी की धारा होती है। जैसे कि किडनैप जो है एक अपराध है। ठीक है, तो किडनैप के लिए धारा होती है 364। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी को किडनैप करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 364 लगती है। अपराधों की लिस्ट है जिसे धारा में बांटा गया है। जैसे कि किडनैप के लिए 364 की धारा लगती है। ठीक है, तो 364 जो है, अगर आप देख रहे हो धारा 364 लगा है तो आप समझ जाइएगा कि उस पर जो है किडनैप का आरोप है। वैसे ही रेप के लिए है 377। तो अगर किसी इंसान पे 377 की धारा लगा है, मतलब क्या है? उसके ऊपर रेप का आरोप है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग आईपीसी की धारा होती है। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं अलग अलग अपराधों के लिए। ठीक है, और जब आपको कोर्ट लेकर के जाया जाता है तो कोर्ट जो है फॉलो करता है सीआरपीसी। और सीआरपीसी में भी होती हैं धारा।
कोर्ट जो है आपको या तो जेल पुलिस को सौंप सकती है या तो फिर आपको बाहर के पुलिस को सौंप सकती है पूछताछ के लिए। लेकिन अगर आपको बाहर के पुलिस को जो है सौंपा गया पूछताछ के लिए, तभी समय पुलिस जो है आपका तरीके से ठुकाई करती है फिर। ठीक है, तो देखिए कोर्ट जो है किसको उपयोग करती है, सीआरपीसी। ये सीआरपीसी क्या होती है, जो आपके आईपीसी है जिसमें अपराध के बारे में धाराएं हैं। ठीक है, तो इसी अपराध के लिए जो है सीआरपीसी में अलग अलग धाराओं के लिए, अलग अलग अपराध के लिए जो है अलग अलग सजा की प्रावधान है। जैसे कि किडनैप है 364 की धारा, तो इस किडनैप के लिए जो है इस सीआरपीसी में क्या दंड होगा, क्या सजा होगा, वो जो है आपको इस सीआरपीसी में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि रेप है, रेप क्या है, अपराध है 370, तो इसके लिए सीआरपीसी में क्या सजा होगा उसका जो है प्रावधान आपका सीआरपीसी में दिया गया है। तो जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें जो है उन लोग को सिखाया जाता है आईपीसी। अच्छे से जो है उन लोग को आईपीसी के बारे में पूरा सिखाया जाता है कि कौन सा अपराध का क्या धारा होती है, किसको किसके लिए जो है गिरफ्तार करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पुलिस के ट्रेनिंग में जो है सिखाया जाता है। ठीक है, और जो आपके जज होते हैं और जो आपके वकील होते हैं, इसकी पढ़ाई में जो है आपको आईपीसी और साथ में सीआरपीसी, इन दोनों की जो है पढ़ाई किया जाता है। किसमें, जज में और वकील में। क्योंकि जज और वकील को आईपीसी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए और सीआरपीसी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आईपीसी में क्या है, अपराध के बारे में पूरी जानकारी है कि इस धारा में कौन सा अपराध लगेगा, इसकी जानकारी। और सीआरपीसी में किस अपराध के लिए किस सजा का प्रावधान है, इसकी जानकारी जो है आपको सीआरपीसी में चलेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो भाग की संख्या है 22, और इस 22 भाग में जो नियम कानून बने हैं जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल, इसकी संख्या है 395। तो हमारे संविधान में भाग और अनुच्छेद के अलावा एक चीज़ और है जिसे कहा जाता है अनुसूची, या फिर जिसे शेड्यूल कहते हैं। देखिए अनुसूची क्या है, ये जो है आपका अलग से जोड़ा गया है, इसमें जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे अलग से जो है रखा गया है, उसे हम कहते हैं अनुसूची। इसमें जो है बड़े बड़ी चीज़ों को जो है रखा गया है। तो जो हमारे संविधान था, ठीक है, तो जब संविधान को बनाया गया था उस समय अनुसूची की जो संख्या थी वो थी 8। यानी कि जो हमारे मूल संविधान थे उसमें इस अनुसूची में जो है 8 टॉपिक को रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इस अनुसूची की संख्या जो है वो 12 हो गई है। इसमें जो है 4 और अन्य टॉपिक को जो है रखा गया है अनुसूची में। ठीक है, तो अनुसूची की संख्या जो है आपका बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मूल संविधान थे उसमें 8 टॉपिक को जो है इस अनुसूची में रखा गया था, इसमें बड़े बड़ी चीज़ों को जो है रखा गया था। और जो आपके भाग में जिस चीज़ को छोड़ा गया था उसको जो है इस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो अनुसूची मतलब क्या है, इसमें जो है आपको अनुसूची में जो है अलग से कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, रखा गया है, वो आपके अनुसूची कहलाते हैं। इसकी संख्या जो है वर्तमान में 12 है। ठीक है, तो देखिए भाग की संख्या है आपके 22। ठीक, अनुच्छेद की संख्या है 395 और अनुसूची की संख्या है 12। तो सबसे कम क्या है, आपके अनुसूची है। तो हम जो है इस अनुसूची से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि अनुसूची जो है सबसे कम है। तो अनुसूची जो है जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है हम एक एक भाग से जो है एक एक अनुच्छेद से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुसूची, तो देखिए हमारा पहला अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। क्या है, पहला अनुसूची है हमारा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। यहाँ पर समझिए संघ का मतलब क्या होता है। ये संघ जो है 3 प्रकार का होता है। भारत जो है आपका यूनियन है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, या फिर यूनियन से कोई भी राज्य अपने मन से जो है अलग नहीं हो सकता, उसे कहते हैं हम यूनियन। ठीक है, तो जो संघ है, यूनियन है, ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कॉन्फिड्रेशन। जो कॉन्फिड्रेशन होता है, इस प्रकार का जो संघ होता है इसे हिंदी में परिसंघ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका परिसंघ होता है इसे जो है आसानी से इस संघ को तोड़ा जा सकता है। तो यह संघ जो है आपके आसानी से टूट सकती है। इस संघ को क्या कहते हैं, कॉन्फिड्रेशन कहते हैं या परिसंघ कहते हैं। दूसरा प्रकार का संघ होता है फेडरेशन।
जो फेडरेशन वाले संघ होते हैं या यूनियन होते हैं, ये जो है बहुत आसानी से नहीं टूटते, लेकिन ये टूट सकते हैं। लेकिन कैसे टूटेंगे? ये बहुत मुश्किल से टूटेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत मुश्किल से टूटते हैं ये। ठीक, तो जो आपके फेडरेशन होते हैं क्या होंगे? आपके बहुत मुश्किल से टूटेंगे। लेकिन जो आपके कॉन्फेडरेशन होंगे क्या होंगे? ये जो है बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। इस प्रकार के संघ को कहा जाता है कॉन्फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन उसे कहते हैं जो बहुत ही आसानी से नहीं टूटते, बहुत मुश्किलों के बाद जो है टूटेंगे, उस संघ को कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन जो है, अमेरिका जो है आपका एक फेडरेशन है। ठीक है, अमेरिका क्या है? एक जो है फेडरेशन है अमेरिका। और तीसरे प्रकार का जो संघ होता है उसे कहते हैं यूनियन। इसे क्या कहते हैं? यूनियन, या हिंदी में इसे संघ कहते हैं। ये जो है आपका, ये कभी नहीं टूटता। ये क्या होता है? ये जो है कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटेगा। जैसे कि हमारा भारत, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है। ठीक है, तो ये भारत के जितने भी राज्य हैं वो अपने मन से कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते, भारत से नहीं टूट सकते। तो भारत कैसे है? भारत जो है एक मजबूत संघ है, कोई भी राज्य यहाँ से अपने मन से कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक, और भारत को जो है संघ और यूनियन बनाने की जिम्मेदारी किसका था? तो ये जिम्मेदारी जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को था। और इसके सहयोगी थे आपके वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और वीपी मेनन जो है, दोनों ने मिल करके जो है भारत को एक संघ बनाया, भारत को जो है एकजुट किया। जब भारत जो है आज़ाद हुआ, उस समय भारत जो है ये 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, यानी कि 552 राज्य जो है भारत में अलग अलग टुकड़ों में थे। इसको जोड़ने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने जो है किया था। और बखूबी ढंग से जो है इन्होंने भारत को जोड़ा, भारत को जो है एक संघ बनाया। इसे जो है हम, जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे भारत के राज्यों को जोड़ा गया। ठीक है, अभी जो है आप इतना समझिए कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय 552 टुकड़ों में जो है भारत बटा हुआ था। इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का काम जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल जी को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब इसे कैसे जोड़ा, कौन कौन से राज्य जो है नहीं जुड़ना चाहते थे, इन सब के बारे में हम जब अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझेंगे। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत जो है आपका राज्यों का एक संघ है। और इस संघ में जो है राज्यों की संख्या, ठीक है, यानी कि जो भारत जो है क्या है? राज्यों का संघ है। तो इस संघ में राज्यों की संख्या है 28। और इस संघ में जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? ये जो है आपके 8 है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश क्या होती है? वह क्षेत्र जो राजधानी से दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व रखता हो, उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। ये जो है आपका केंद्र सरकार का क्षेत्र होता है। यहाँ पास मुख्यमंत्री को बहुत कम पावर दिया जाता है। ठीक है, कहाँ? केंद्र शासित प्रदेशों में। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसमें अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसको जो है बहुत कम पावर रहेगा। यहाँ पर सारी शक्तियाँ जो है आपके केंद्र सरकार को होती है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होती है? वह क्षेत्र जो आपके राजधानी से दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व रखता हो, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है हमारे भारत में 8 है और राज्यों की संख्या है 28। तो कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे जो है हम जब अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? अनुसूची 1 क्या है? तो अनुसूची 1 है भारत राज्यों का संघ है। आपको जो है साथ साथ में अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये अनुसूची जो है आपको याद रखना है कि अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि भारत जो है राज्यों का संघ है और इस संघ में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब चलिए हम दूसरे अनुसूची में आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता। ठीक है, जो भारत के महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालय के जज, इन सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं इनका वेतन क्या है उसके बारे में जो है चर्चा है आपके अनुसूची 2 में। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि अनुसूची 2 में क्या है, वेतन की जो है चर्चा है भारत के महत्वपूर्ण पदों के लिए। देखिए, भारत में जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के लिए जो वेतन होती है वो 5 लाख प्रति महीना होती है। ठीक है, 5 लाख प्रति महीना होती है। ये तो केवल उनके वेतन है। ठीक है, आप इनके वेतन पे मत जाइए, वेतन जो है ये बहुत कम है। इनके जो खर्चे हैं उसके कंपेयर में इसके वेतन बहुत कम है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। उनको घर फ्री में दिया जाता है, उनको सारी सुविधाएं फ्री में दिया जाता है, इनको सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इनके सिक्योरिटी में कम से कम 50-60 कमांडो होते हैं। एक कमांडो के पीछे जो है 60-70 हज़ार खर्चा तो आता ही होगा। तो आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी सुरक्षा के लिए कितना ज़्यादा खर्चा किया जाता है। इनके लिए घर दिया जाता है, बहुत बड़ा घर रहता है, राष्ट्रपति भवन वो जो है दिया जाता है, सारी सुख सुविधाएं इनको जो है दिया जाती है। ये 5 लाख जो है उनके सुख सुविधाओं के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति होती है उनका वेतन जो है 5 लाख पर महीना होती है। जो उपराष्ट्रपति होती हैं, उपराष्ट्रपति जो है ये आपके राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इनका वेतन जो है 4 लाख प्रति महीना होती है। जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनका वेतन भी 4 लाख प्रति महीना होती है। जो आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं इनका वेतन 3.5 लाख प्रति महीना होता है। जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2.8 लाख प्रति महीना होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं या तो फिर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, UPSC के अध्यक्ष और आपके RBI के जो गवर्नर होते हैं इनका वेतन जो है 2.5 लाख प्रति महीना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश बच गए, UPSC के जो अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा, आपके कैबिनेट के जो मुख्य सचिव होते हैं, ये कैबिनेट क्या होती है इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। जो मंत्रालय के सचिव होते हैं, ठीक है, जो चुनाव आयोग होता है, जैसे कि अभी जो है चुनाव चल रहा है तो जो चुनाव आयोग है इनके जो भी सदस्य होते हैं, RBI के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं इनका वेतन जो है 2.25 लाख प्रति महीना होता है। ठीक है, और इनका जो सुविधाएं मिलती हैं तो अलग है, ये केवल इनके वेतन है। तो जो अनुसूची 2 है इसमें जो है हमारे जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके वेतन की चर्चा है, और ये जो है आपके महत्वपूर्ण पद होते हैं इनके वेतन जो है इस प्रकार से है। आप इसको याद भी रख सकते हो। बाकी यहाँ से जो है प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, जो बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम होंगे वहाँ पास ही जो है इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है इनको याद भी कर सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस अनुसूची 3 में जो है भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके शपथ की चर्चा है। लेकिन इस शपथ की चर्चा में आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ की चर्चा जो है इस अनुसूची 3 में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पदाधिकारी के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। तो याद रखना, आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनकी चर्चा जो है इस अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी पदाधिकारी होते हैं, आपके राज्यपाल हो गए, जो उच्च न्यायाधीश हो गए, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन सारे पदाधिकारियों की जो शपथ की चर्चा है वो आपके इस अनुसूची 3 में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके जो शपथ की चर्चा है वो इस अनुसूची 3 में नहीं है। फिर देखिए, जो आपका चौथा अनुसूची है इसमें जो है राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। ठीक है, कि राज्यसभा में कितने सीट होंगे इसकी जो है चर्चा है। अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट है। ठीक है, कितने सीट है? अभी वर्तमान में 245 सीट है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। फिर देखिए, जो अनुसूची 5 है उसमें जो है ST SC के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा है कि जो ST SC हैं उनके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान होंगे। इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है आपके इस अनुसूची 5 में किया गया है। ठीक है, कि जो ST क्षेत्र है उसमें क्या क्या इन लोगों को एक्स्ट्रा सुविधाएं जो है दिया गया है,
इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है आपके इस अनुसूची 5 में है। तो हमने जो है 5 तक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में हमने पढ़ा वेतन भत्ते, है ना। दूसरे में क्या आ गया, वेतन यानी कि पैसा। पैसा जो है पहले आ गया, ठीक है। फिर पैसा के बाद क्या आया, वे। उसके बाद आया शपथ। 3 में है शपथ ग्रहण। 4 में हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है। 5 में क्या है, तो 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। इन सारे अनुसूची को आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ दिया जाता है कि इस अनुसूची में क्या चीज़ है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए जो 6वां अनुसूची है, इसमें जो है आपके जो भारत के पूर्वोत्तर के 4 पिछड़े राज्य हैं उनकी चर्चा है। और वो 4 पिछड़े राज्य कौन कौन से हैं, देखिए वो 4 पिछड़े राज्य हैं। असम, एक है आपका ये वाला असम, ठीक है, ये दिख रहा है, ये है असम। तो पिछले राज्य में है असम की चर्चा। फिर यहाँ पास नीचे में देखिए, यहाँ पास है त्रिपुरा की चर्चा, ठीक है। और ये जो नीचे में है आपका ये मेघालय, इस मेघालय की चर्चा है। और आपका ये मिजोरम, ये 4 जो 4 राज्य हैं, इन 4 पिछले राज्यों की चर्चा है आपके अनुसूची 6 में, ठीक है। क्योंकि ये राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, तो आपको याद रखना अनुसूची 6 में जो है आपका एक है असम, दूसरा है त्रिपुरा, फिर है आपका मिजोरम, और एक है आपका मेघालय, ठीक। इन 4 राज्यों की चर्चा जो है आपके इस अनुसूची 6 में है। और इसके तहत जो है इन राज्यों को विशेष पिछले राज्य का दर्जा दिया गया है और इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, एक है आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इन चारों राज्य का नाम आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपका 7वां अनुसूची है, इसमें है शक्ति का विभाजन, ठीक है। देखिए जो शक्ति का विभाजन होते हैं ये जनरली 2 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका संघात्मक शक्ति। देखिए जो संघात्मक शक्ति है ये जो है ना बड़े बड़े देशों में लागू होता है। ये जो है ऐसे देश में लागू होता है जहाँ पर केंद्र से पूरे शासन नहीं किया जा सकते। जैसे कि हमारा भारत है, तो क्या भारत में जो है केवल केंद्र में ही सरकार बैठा करके पूरे शासन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो भारत जैसे बड़े बड़े देशों में जो है आपके संघात्मक प्रकार के शक्ति का विभाजन होता है। और इसके लिए जो है देश को कई संघों में बांटा जाता है। संघ यानी कि आपके कई राज्यों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपका संघात्मक शक्ति। एक होती है आपका एकात्मक। एकात्मक जो है उस देश को कहा जाता है जहाँ पर शासन जो है केवल केंद्र से ही किया जा सकता है, ठीक है। जहाँ शासन जो है केंद्र से ही किया जा सकता है वहाँ पर एकात्मक शक्ति होती है। जैसे कि आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है छोटा सा देश है, वहाँ पर जो है आपका केंद्र से ही पूरे ब्रिटेन पे शासन किया जा सकता है। लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है, तो भारत को जो है आपका संघात्मक के रूप में बांटा गया है। और जो आपका केवल केंद्र से ही जहाँ पर पूरे देश में शासन किया जा सकता है उसे हम एकात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, एकात्मक कहते हैं। तो भारत जो है एक संघात्मक है। और भारत में जो शक्ति का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। पहला है संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची क्या होती है। संघ सूची के अंतर्गत वे सारी चीजें जहां पास केंद्र को शक्ति दी गई है उसे जो है संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आपका जो सेना है, ठीक है, तो सेना पर जो सेना है उसकी शक्ति जो है किसको है, इसकी शक्ति जो है आपके केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार जो है सेना को नियंत्रित नहीं कर सकती, ठीक है। वैसे ही आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, मैं इसको पीओ लिख रहा हूँ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है आपका केंद्र सरकार का होता है। बैंक बैंक जो है ये आपका केंद्र सरकार का होता है। आपका रेल जो है ये आपका केंद्र सरकार का है। आपका वायुयान, ठीक है, ये आपका केंद्र सरकार का होता है। जनगणना, ये सारी जो क्षेत्र हैं ये जो है आपके केंद्र सरकार की शक्तियाँ इन सब में होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे संघ सूची है यानी कि जो केंद्र सरकार है उनको 100 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जो है ये नियम कानून बना सकते हैं। कौन, आपके संघ सूची, ठीक है। वर्तमान में जो है इनको ऐसे 100 क्षेत्र हैं,
वर्तमान में ऐसे 100 क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है ये नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मूल संविधान था, यानी कि जब संविधान बनाया गया, ठीक, उस समय जो है केंद्र सरकार को 97 शक्तियाँ प्रदान किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में जो है केंद्र सरकार के पास 100 शक्तियाँ है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो इन 100 क्षेत्रों पर, ऐसी जो है आपके 100 क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है ये नियम कानून बना सकती है। ठीक है, तो संघ सूची समझ में आ गया। जहाँ पर आपका केंद्र सरकार को सारी शक्तियाँ प्राप्त हो, उस क्षेत्र को हम कहेंगे संघ सूची। ठीक है, वही राज्य सूची, राज्य से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पास राज्य सरकार को जो है शक्तियाँ प्रदान हो, या फिर जहाँ पास राज्य सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हो, उस क्षेत्र को कहते हैं राज्य सूची, जहाँ पास राज्य सरकार जो है इसके लिए नियम कानून बनाती है। ठीक है, जैसे कि आपका पुलिस हो गया, तो जो पुलिस होते हैं ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका पंचायत हो गया। ठीक है, पंचायत जो है ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। आपका जेल हो गया। ठीक है, जेल जो है आपका एक केंद्रीय जेल भी होता है और एक आपका राज्य का जेल भी होता है। तो केंद्रीय जेल वो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है और नॉर्मल जेल आपके राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। शराब, ये जो है आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है आपके राज्य सरकार के अंतर्गत में आते हैं शराब। पशुपालन हो गया, आपका सिंचाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं ये आपके राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिए जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का मतलब है जिसमें आपके केंद्र सरकार को भी शक्तियां प्राप्त हैं और राज्य सरकार को भी शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि इन दोनों को जो है शक्तियां प्राप्त हैं, उसे कहेंगे समवर्ती सूची, जिस पर जो है दोनों के दोनों नियम बना सकते हैं। जैसे कि आपका शिक्षा हो गया। ठीक है, तो शिक्षा पर जो है आपके राज्य सरकार को भी शक्तियां प्राप्त है और केंद्र सरकार को भी शक्तियां प्राप्त है। आपका आर्थिक नियोजन हो गया, जो आर्थिक नियोजन का जो कार्यक्रम चलता है, यहाँ पर जो है आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों जो है नियम बना सकते हैं। आपका मजदूर संघ हो गया, वन, विद्युत। ठीक है, इस प्रकार से जो है जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो है समवर्ती सूची, यानी कि आपके संघ सूची और राज्य सूची दोनों को जो है शक्तियाँ प्राप्त है। अब देखिए जब संविधान बनाया गया, ठीक है, तो जो संघ सूची थे इसके अंतर्गत 97 क्षेत्रों को रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है केंद्र सरकार को 100 क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, जो राज्य सूची था, तो जब मूल संविधान बनाया गया तब राज्य सूची को जो है 66 शक्तियाँ प्राप्त थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसको 61 शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, जो आपके समवर्ती सूची था, इस पे जो है जब संविधान बनाया गया उस समय 47 शक्तियों को रखा गया था, यानी कि 47 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पास आपके संघ सूची और राज्य सूची इन दोनों को शक्तियाँ प्राप्त थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसकी संख्या जो है 52 कर दी गई है। तो जो यहाँ से 5 घटाया गया है, ये जो आपके राज्य सूची है, यहाँ से 5 कम किया गया है, इसको जो है इस समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो आपके मूल संविधान में जो संघ सूची था उसको 97 शक्तियाँ प्राप्त थी, अभी वर्तमान में 100 प्राप्त हैं। अब जो है इसको सेंचुरी पूरा हो गया है। ठीक है, तो याद रखना संघ सूची को कितना, मूल संविधान में 97 और वर्तमान में 100। वैसे ही राज्य सूची को जो मूल संविधान था वहाँ पर जो है 66 था, ज़्यादा था। ठीक है, अभी वर्तमान में कम कर दिया गया, कितना कम किया गया है, 5, और इस 5 को जो है इस समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में जो है जो मूल संविधान थे वहाँ पर 47 क्षेत्रों में जो है शक्तियाँ प्राप्त थी, अभी वर्तमान में 52 क्षेत्रों में जो है शक्तियाँ प्राप्त है इसे समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इन्हें जो है याद रखना। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि संघ सूची में अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त है। याद रखना 100 में है। मूल संविधान में कितना था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मूल संविधान में था 97, वही अभी वर्तमान में है 100। राज्य सूची में था 66, अभी 5 कम कर दिया गया है तो हो गया 61, और 5 कम किया गया है, इसको जोड़ा गया है कहाँ, राज्य सूची में, सॉरी समवर्ती सूची में। यानी कि जो 5 क्षेत्र थे वहाँ पर जो है केंद्र सरकार भी नियम कानून अब बना सकती है। ठीक है, तो आपके समवर्ती सूची के मूल संविधान में थे 47, अभी वर्तमान में है 52। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जब आपका जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया
तो जो 5 आपके राज्य सूची की जो शक्तियाँ थी, ठीक है, जो आपके 5 क्षेत्र थे, पहला क्षेत्र था शिक्षा, दूसरा था जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा था मापतौल, चौथा था वन एवं वन्यजीव और पांचवा था न्याय प्रशासन। इन 5 विषयों को जो है आपका समवर्ती सूची में जोड़ा गया राज्य सूची से। कहाँ जोड़ा गया? इसको जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया, यानी कि इन 5 क्षेत्रों पर भी अब केंद्र सरकार जो है नियम कानून बना सकती है। इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची किया गया। किस किस को? शिक्षा को, जनसंख्या नियंत्रण को, मापतौल को, या वन एवं वन्य जीव, यानी कि जैसे कि आपका जो राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, अभ्यारण्य बनते हैं, तो ये सब जो है आपके वन एवं वन्य जीव में आते हैं। जो आपके न्याय प्रशासन है, इन 5 टॉपिकों पर जो है अब केंद्र सरकार भी नियम कानून बना सकती है। इसे समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य सूची से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ये कब हुआ? आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये जो है आपके अनुसूची 7 के तहत क्या है? शक्ति का विभाजन, ठीक। तो इस प्रकार से जो है शक्ति का विभाजन किया गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जो आपका 8वां अनुसूची है, 8वां अनुसूची में है भाषा, ठीक है। इसमें जो है 8वां अनुसूची में जो है हमारे राजभाषा की चर्चा है। इसकी चर्चा है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? वह भाषा जिससे कि प्रशासन की कामकाज चलती हो, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके प्रशासन है उसके जो भी कामकाज जो चलती हैं, जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। तो हमारे जो संविधान थे, उसके जो पहले वाले संविधान थे, यानी कि जो हमारे मूल संविधान थे, यानी कि जब संविधान बनाया गया था उस समय मूल संविधान में राजभाषाओं की संख्या थी 14, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में जो मूल भाषा, प्रारंभ में जो राजभाषा थी उसकी संख्या थी 14, लेकिन अभी वर्तमान में जो राजभाषा है इसकी संख्या हो गई है 22, ठीक है। तो हम जो है इन 22 राजभाषाओं को जो है याद कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको अभी ही याद करना है और अभी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए याद कर लेते हैं। इसके लिए हम जो है देखेंगे भारत का मैप, ठीक है। अब देखिए भाई, ये हम जो है इन 22 भाषाओं को याद करेंगे, ठीक है। अभी भी आपको याद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है एक तो हिंदी, ठीक है। याद रखना है हिंदी, क्योंकि भारत का जो है मेन भाषा क्या है? आपका हिंदी है, ठीक है। दूसरा आपको एक याद रखना है संस्कृत, ठीक, क्योंकि संस्कृत भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? आपका इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है। तो आपको दूसरा भाषा रखना है याद संस्कृत। तीसरा भाषा आपको याद रखना है उर्दू, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो भारत में उर्दू भी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये 3 भाषा जो है आपको याद रखना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। क्या क्या? हिंदी, संस्कृत, उर्दू। मेरे साथ साथ भी अगर आप बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 भाषा आपको याद रखना है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको याद रखना है असमिया। यहाँ पर देखिए असम राज्य है, तो यहाँ से बना है आपका असमिया, ठीक। असमिया। फिर आपको याद रखना है उड़िया, उड़ीसा से आ गया उड़िया। नक्शा देखिए, यहाँ पास है असमिया, ठीक। फिर है उड़िया, यहाँ से हो गया उड़िया। उड़ीसा के जस्ट ऊपर है आपका वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से हो गया बंगाली, ठीक। क्या क्या? असमिया, उड़िया, बंगाली। नक्शा देखिए, असमिया याद हुआ, उड़िया, बंगाली, असमिया, उड़िया, बंगाली। 6 भाषा हो गए। 3 भाषा क्या थे? हिंदी, संस्कृत, उर्दू। फिर अगला 3 भाषा असमिया, उड़िया, बंगाली। क्या क्या? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बंगाली, ठीक। ये 6 भाषा आपको याद हो गए। अब इसके बाद पहुंच जाइए आप यहाँ पास, ये देखिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है आपका मराठी। क्या है? मराठी। ये महाराष्ट्र के ऊपर है गुजरात, यहाँ हो जाएगा आपका गुजराती। फिर इसके ऊपर पहुँच जाइए आप यहाँ पास पंजाब में, यहाँ पास है आपका पंजाबी, ठीक। मराठी, गुजराती, पंजाबी। और इसके ऊपर पहुँच जाइए आपका ये कश्मीर, यहाँ हो जाएगा काश्मीरी, ठीक है। ये 4 भाषा हो गए। कौन कौन से? मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी। याद हुआ? मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी। ये आपको 4 भाषा जो है याद हो गए। तो देखिए क्या क्या हो गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये 3 भाषा याद हुआ। हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये तो आपको याद रहेगा ही।
फिर यहाँ पर देखिए असमिया, उड़िया, बंगला, क्या क्या, असमिया, उड़िया, बंगला। फिर यहाँ पास आ जाइए मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी। मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी, दो दो का जोड़ी है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी। ठीक, इतना याद हुआ। अब देखिए इसके बाद आ जाइए, आपको क्या रखना है, मलयालम। क्या रखना है, मलयालम, ये आपका साउथ इंडियन भाषा है, मलयालम। ठीक, एक आपको याद रखना है कन्नड़। यहाँ तमिलनाडु में आप क्या रखना है, तमिल, और तेलंगाना में तेलुगु। ठीक, तो क्या क्या, मलयालम, कन्नड़, क्या है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। मलयालम आपका यहाँ आसपास बोला जाता है साउथ में, आंध्र प्रदेश के आसपास। तो देखिए मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ठीक, तो कितने भाषा हो गए, यहाँ 3 भाषा हो गए, ये आपका असमिया 4, ये 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, ये कितने हो गए, पर 14 भाषा हो गए। ये थे आपके मूल संविधान में। क्या क्या, एक बार फिर से बोलिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिर इसके बाद असमिया, उड़िया, बंगाली, ठीक है, फिर आपका मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी, ठीक है, इसके बाद आपका मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इतना याद हुआ। ये हो गए आपके 14 भाषा। ठीक, अब इस 14 भाषा के बाद अब आपको याद रखना है 15वां भाषा। तो 15वां भाषा है आपका सिंधी। ठीक, ये आपका है सिंधी। फिर आपका 15वां भाषा हुआ सिंधी। 16 हुआ आपका नेपाली। ठीक है, तो आप क्या रखना है, सिंधी, नेपाली, और 17 आपका रखना है मणिपुरी। ठीक है, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी। नेपाल आपका यहाँ पास है, तो आपका सिंधी, नेपाली, और मणिपुर आपका यहाँ पास है। ठीक है, तो इस साइड से याद रखना है आपका नेपाली, मणिपुरी, सिंधी। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी। ठीक है, क्या क्या है, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, और एक आपको याद रखना है कोंकण। ठीक, क्या क्या, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। ठीक है, साथ साथ बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको याद रखना है BDMS। ठीक है, BDMS से है यहाँ पास बोडो, डी से है डोंगरी, M से है मैथिली, और S से है संथाली। ठीक, यहाँ पर अभी मैं इसको अच्छे से जो है लिख देता हूँ। बी से है आपका बोडो, बी से है आपका बोडो, डी से है आपका डोंगरी, एम से है आपका मैथिली, और एस से है आपका संथाली। ठीक, तो ये हो गए आपके 24, आपके 22 भाषाएं। ठीक है, कौन कौन से, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फिर आपका आता है असमिया, उड़िया, बंगला, ठीक है, मराठी, गुजराती, पंजाबी, काश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, इसके बाद सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, फिर आपका BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये आपके 22 भाषाएं जो है हमारे 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। इस 22 भाषाओं का उपयोग जो है राजभाषा के रूप में किया जाता है। इन 22 भाषाओं को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से प्रश्न जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और आपका जो है दिया जाता है कि किस भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको, ये 22 भाषा का नाम जो है आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपको जो है इस 22 भाषा का नाम याद हो जाएगा। ठीक, तो ये 22 भाषा जो है आपको याद करना है। इसके बाद देखिए जो आपका 9वां अनुसूची था, इसमें जो है भूमि सुधार, इसे जो है लाया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है ये आपके मूल संविधान में नहीं था, इसे मूल संविधान के बाद में जो है लाया गया। तो 9वां में है आपका भूमि सुधार, इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन के तहत जो है लाया गया। प्रथम संविधान संशोधन का मतलब है कि जब पहला बार जो है संविधान का संशोधन किया गया, तब जो है इसको लाया गया भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, और इसे जो है अनुसूची 9 में रखा गया है।
तो प्रथम संविधान संशोधन जो है आपका 1951 में जो है किया गया था, और 1951 में ही जो है भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, और इसके तहत जो है आपका जमींदारी प्रथा को जो है समाप्त किया गया। ठीक है, और ये जो आपका भूमि सुधार अधिनियम है, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से इसे बाहर रखा गया है, यानी कि इस पर जो है आपका कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत ही, इस पर जो है आपका कोर्ट भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसके तहत जमींदारी प्रथा का जो है समाप्त किया गया, और ये जो है आपका प्रथम संविधान संशोधन के बाद जो है लाया गया 1991 में, सॉरी 1951 में। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम। तो याद रखना, जो आपकी 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें जो है भूमि सुधार को रखा गया है। इसके बारे में डिटेल से हम आगे जो है पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपका भूमि सुधार अधिनियम को जो है रखा गया है, भूमि सुधार को, आपके 9वीं अनुसूची में। अब देखिए, जो आपका 10वीं अनुसूची है इसमें है दल बदल नियम। ठीक है, इस दल बदल नियम में क्या हुआ, ये दल बदल जो है ये आपका 52 संविधान संशोधन में लाया गया। ये आपका 1985 में लाया गया 52 संविधान संशोधन के तहत। देखिए, इस दल बदल में क्या होता है, इसमें जो है जो आपके जीते हुए नेता होते हैं, ठीक है, जीते हुए नेता ये अपना पार्टी जीतने के बाद नहीं बदल सकते। ठीक है, इसे कहते हैं दल बदल नियम। जैसे कि कोई नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी से है, ठीक, चुनाव हुआ और वो जो है जीत गया। ठीक है, तो जीत जाने के बाद ये जो है आपके भाजपा पर नहीं जा सकता, या फिर किसी दूसरे पार्टी पर नहीं जा सकता। जीत गया तो जीतने के बाद जो है अब ये भाजपा पर नहीं जा सकता। इसे कहते हैं दल बदल नियम। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, बहुत सारे जो आपके लोकसभा के जो सांसद थे उन्हें जो है खरीदा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है ये नियम लाया गया, दल बदल नियम। तो इसके तहत जो है जो भी नेता जीते हैं उसे वह दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी अगर फिर से चुनाव होगा तो चुनाव के पहले जो है ये जा सकता है, लेकिन चुनाव हुआ और चुनाव में जीत गया उसके बाद यह व्यक्तिगत रूप से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता। इसे कहते हैं दल बदल नियम। ठीक है, तो इस दल बदल नियम के बारे में भी जब आगे हम पढ़ेंगे आपकी लोकसभा, वहाँ पर जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे दल बदल। तो आपके 10वां में क्या है, दल बदल नियम है। ठीक है, 11वां में जो है आपके पंचायती राज की चर्चा है। इसे जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको लाया गया पंचायती राज। फिर आपका 12वां में है नगरीय निकाय। पंचायती राज्य में जो है यहीं पर जो है आपके पंचायत की चर्चा है, कि जो पंचायत होते हैं ना हमारे, इसकी चर्चा जो है इस पंचायती राज्य में है। इसे 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है इसे लोकसभा में पेश किया गया, और 24 अप्रैल 1993 को जो है इसे लागू किया गया। तो इसको जो है 24 अप्रैल 1993 इसे पूरे देश में जो है लागू किया गया पंचायती राज को। ये जो है किसमें है, ये आपका 11वीं अनुसूची में है, और 12वीं अनुसूची में है आपका नगरीय निकाय। ठीक है, इसमें जो है आपके नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब की चर्चा जो है आपके नगरीय निकाय में है। ठीक है, तो ये जो है हमारे अनुसूची हो गए। तो आपको सारे अनुसूची जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, जो पहला अनुसूची है उसमें क्या है, पहला अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में है आपका वेतन। ठीक है, वेतन की पैसा, पैसा पहले याद रखना, पैसा पहले है। ठीक है, तो आपका वेतन। तीसरी अनुसूची में है शपथ। ठीक है, शपथ के बाद है राज्यसभा में सीटों की संख्या। फिर है आपका ST SC के लिए विशेष प्रावधान। 6वीं अनुसूची में है आपका पूर्वोत्तर, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के विशेष पिछड़ी राज्य, जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों की चर्चा। फिर आपके 7वीं अनुसूची में है शक्ति। ठीक है, शक्ति का विभाजन। 8वीं अनुसूची में है भाषा। 9वीं अनुसूची में है आपका भूमि सुधार अधिनियम। 10वां में है आपका दल बदल। 11 में है पंचायती राज्य, और 12 में है नगरीय निकाय। तो आपके ये 12 के 12 जो अनुसूची है इसके नाम जो है आपको याद होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है कल हम अब भाग 1 और अनुच्छेद 1 से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।